चलिए, आप सभी का स्वागत है नए लेक्चर में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? तो इस चैप्टर का नाम है आज का जो है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। इसके आज हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप मानकर चलिए कि 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो मानकर चलिए कि पूरे टॉपिक का रिवीजन यानी पूरे चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ आप उन्हीं क्वेश्चंस की मदद से आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर मान लो वैसा ही आ सकता है। तो बड़ा मेहनत से बनाया गया पेपर है, आप जरूर देखेंगे, कंप्लीट देखिए ताकि कंप्लीट आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। और प्रोबेबली एक दो दिनों के बाद आपके पास हेलो एल्केन हेलो एरिन जो कि ऑर्गेनिक का हिस्सा है उसका आपका वन शॉट वीडियो जाएगा। हिंदी मीडियम में अलग जाएगा, इंग्लिश मीडियम में अलग जाएगा। तो आप जरूर देखेंगे ताकि ऑर्गेनिक पर आपका पकड़ मजबूत बने। और पकड़ मजबूत इस तरीके से बनेगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, आपके लिए ऑर्गेनिक एकदम इजी कर देंगे, मजेदार। शुरू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का मात्रा घटता जाएगा और प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ता जाएगा। आप इसको ऐसे मानकर चलिए कि अगर आप एक कागज ले रहे हैं तो आपके पास अगर ये कागज है, अगर ये कागज है, एक मिनट, एक गलती हो गया है। एक गलती ये हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक बाइलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश का है। हम आपको समझाते चलते हैं हिंदी में, ठीक है? उसको समझाते चलेंगे, आप देखना बस वीडियो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि अभिक्रिया का वेग। ये किसकी बात कर रहा है? अभिक्रिया के वेग की बात कर रहा है, ध्यान देना। अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या है यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? तो जैसे ये कागज है और इधर है राख। तो जब आप कागज को जलाना शुरू किए तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कागज खत्म होते जाएगा और राख का मात्रा बढ़ता जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का मात्रा, सांद्रता समय के सापेक्ष में घटना और उत्पाद यानी प्रोडक्ट का मात्रा समय के सापेक्ष में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, यानी अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का दर कहलाता है। ऑप्शन है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यही सही है ना? कि किसी भी अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष, वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। देखो सिर्फ 20 नंबर क्वेश्चन तक, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है और वो आपका कंप्लीटली जो है वो अपने भाषा में है, बढ़िया सा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो बस 20 तक थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, हम हिंदी बोलते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? अभिक्रिया के वेग का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है? तो आप याद कीजिए कि आपको पढ़ाया गया होगा कि रेट इक्वल टू, हम अगर इसको हिंदी में यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिख दें तो हम लोग लिखेंगे कि रेट इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही लिखते थे ना, माइनस डेल्टा आर बाई टी या डेल्टा पी का सांद्रता बट्टा डेल्टा टी। ऊपर में सांद्रता यानी मोलरता है, नीचे में समय है। तो मोलरता का होता है मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी का मोल पर लीटर, और नीचे में टाइम है तो पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा पहला। यहाँ देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम मतलब मोल पर लीटर बाई सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि तत्क्षणिक वेग, तत्क्षणिक
तत्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं। तत्क्षणिक वेग का अर्थ क्या है कि बहुत ही छोटे से समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बहुत ही छोटे समय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्क्षणिक वेग कहते हैं। यहां देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, यानी कि समय कर्व, द सेकेंड लाइन, टोटल स्लोप टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओनली। तो ये बहुत ही छोटा सा जो स्लोप होगा इसी को कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बात? अगला इसी को कहेंगे बहुत छोटे समय अंतराल में, dx बाई dt, है ना। तत्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट बराबर क्या होता है, dr बट्टा dt, dr बट्टा dt, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये होता है dp बाई dt, छोटा परिवर्तन। नेक्स्ट, विच फैक्टर जनरली डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा कौन सा कारक है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है? पहला कॉन्सेंट्रेशन प्रभावित करता है, टेम्परेचर प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करेगा ना, सांद्रता भी प्रभावित कर रहा है। कैटलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है कैटलिस्ट, प्रभावित करेगा ना। कैटलिस्ट माने उत्प्रेरक, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, कई बार घटा भी देता है, ठीक है। और उसके बाद है कलर ऑफ रिएक्टेंट, तो कलर से कोई संबंध नहीं है, तो कलर से कोई संबंध नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गेट बंद, गेट बंद कर दो। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जनरली, है ना, मतलब कि अभिकारक के सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाता है, तो अभिकारक के सांद्रता में अगर वृद्धि कीजिएगा या रेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाइएगा तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। रेट क्या होगा, बढ़ेगा। रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा। रेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है बात ना। रेट बढ़ता है, जितना देखो जितना कम रहेगा सांद्रता, टक्कर उतना कम होगा, जितना ज्यादा रहेगा टक्कर उतना ज्यादा होगा, तो रेट उतना ही तेज होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक के लिए सही कथन कौन सा है? इट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। क्या ये साम्य स्थिरांक पर प्रभावित करता है? नहीं। इट इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल नहीं। यहां देखिए फोटो बनाए हुए हैं, यह सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। ये देखो, ये ऊपर वाला जो ये बड़ा वाला कर्व आपको दिख रहा है, ये जब उत्प्रेरक नहीं है तब है, यानी जब कैटलिस्ट नहीं है तब है, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा इतना ज्यादा है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर ये जो दूसरा डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये वाला लाइन है, इसमें क्या है, हमारा उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है बात ना, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, घट जाता है। तो इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा को घटाने के लिए एक वैकल्पिक पथ देता है। यही हमारा करेक्ट आंसर है ना। यहां पर कैटलिस्ट का काम ही होता है कि वो क्या करता है कि रिएक्टेंट को अपना सरफेस प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए ऐसा देखिए, ए था और बी था, दोनों भटक रहे थे एक दूसरे से जुड़ने के लिए, दोनों अनजान थे एक दूसरे से, लेकिन यहां पर मान लीजिए एक सतह आ गया, ये आ गया आपका उत्प्रेरक के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर। अब ये उत्प्रेरक क्या करेगा कि इसको भी अपने पर जमा कर लेगा, इसको भी जमा कर लेगा, और इस तरीके से जब जमा कर लेगा तो ये दोनों एक दूसरे से आसानी से जुड़ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में इनडायरेक्ट तरीके से आ जाएंगे। तो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वह अभिकारकों को पहले अपने साथ जोड़ देता है, रिएक्टेंट को अपने साथ जोड़ देता है, जिससे रिएक्टेंट आसानी से जुड़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। अगला क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिलेशंस बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ, है ना। मतलब कौन सा संबंध है जो अभिक्रिया के दर और सांद्रता को बताता है, तो रेट लॉ यानी कि दर का नियम, वेग का नियम, है ना, वेग का नियम या दर का नियम। क्लियर है। अगला, इन द रेट लॉ द एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंट, स्टोइकोमेट्री इक्वेशन, उसके बाद हमारा क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास या टेम्परेचर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी बी है ना, कि पावर में क्या आएगा वो यहां डिपेंड कर, जैसे मान लीजिए ए है बी है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, ए के आपने 2 लगा दिया, तो यहां पर जब रेट लिखेंगे यानी जब वेग लिखेंगे
तो रेट लिखो या वेग लिखो, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो k गुने a का पावर 2 और b का सांद्रता, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि स्टोइकोमेट्रिक समीकरण की बात करता है, उसी पर ये डिपेंड करता है। अगले पर आइए, फॉर द रिएक्शन रेट इक्वल टू इतना, देखो रेट का मान यानी वेग का मान दिया हुआ है, रेट का मतलब क्या है, वेग, वेग का मान दिया है कि वेग बराबर k गुने a का सांद्रता का पावर स्क्वायर b। द ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या है, कोटि, कोटि का मान पूछ रहा है। याद कीजिए कोटि का परिभाषा बताया गया है कि कोटि जो है कि वेग समीकरण यानी कि रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक का जो घात होता है, पावर होता है, उसी का जो योग का मान यानी सम वैल्यू जो है वही क्या कहलाता है हमारा, तो ये हमारा कोटि कहलाता है। तो इसके पावर में a के पावर में 2 है, b के पावर में 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर कि रेट इक्वल टू k इंटू ए का पावर 0 है ना, तो a का पावर 0, अब a का पावर 0 है तो रिएक्शन कौन सा होगा, है ना, a का पावर 0 है तो अभिक्रिया कौन सा होगा, तो भाई a का पावर 0 हो गया, a का पावर 0 मतलब 0 ऑर्डर, शून्य कोटि, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर हमारा आंसर हो जाएगा, शून्य कोटि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मोलिकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नेवर बी, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया का, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया का जो आणविकता है वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता है कभी भी, तो 3 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, 0 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे मतलब ऐसे डिवाइड में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता है, होगा तो क्या होगा, 0 हो सकता है। क्लियर बात, यहां आंसर लिखा है कैन नॉट बी 0 यानी 0 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी कैन बी 0, निम्न में से कौन 0 हो सकता है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का कोटि क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, अभिक्रिया का कोटि 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ग्राफ देखो 0 ऑर्डर है ना, 0 ऑर्डर यानी शून्य कोटि, तो शून्य कोटि में हमारा जो ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का वो हमेशा क्या रहेगा, सीधी रेखा, सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, सीधी रेखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कोई अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यहाँ जब आप लिख रहे हो कि वेग मतलब रेट बराबर बराबर k गुने आपने a का पावर 0 कर दिया, तो 0 कर दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k हो जाएगा तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एकदम सीधा रेखा रहेगा, कोई कर्व वगैरह नहीं बनेगा। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो देखिए रेट यानी वेग बराबर k गुने a का पावर 1, तो रेट का सूत्र क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, के ए है सांद्रता, सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया तो खाली क्या बच गया, पर सेकंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच रिएक्शन ऑर्डर हैज कांस्टेंट हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कह रहा कि कौन सा और कौन से कोटि के अभिक्रिया का जो अर्ध आयु है उसका संबंध प्राथमिक सांद्रता से नहीं है। याद कीजिए, अगर आप सूत्र याद हो तो टी हाफ बराबर शून्य कोटि यानी 0 ऑर्डर का लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं R0/2K, हम लोग ये लिखते हैं, और जब फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि का लिखते हैं तो उसका सूत्र होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693/K। यहां पर आप देखो जो 0 ऑर्डर वाला है, शून्य कोटि वाला है, उसका टी हाफ देखिए तो ये प्राथमिक, देखो तो ये प्राथमिक वाले से जुड़ा है कि नहीं, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा है, लेकिन क्या फर्स्ट ऑर्डर वाला जो है इसमें किसी भी तरह का R0 का इस्तेमाल है, नहीं है, और इसीलिए हम कह देंगे कि हमारा आंसर यहाँ कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि हो जाएगा। शून्य कोटि का
निर्भर करता है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क, न्यूमेरिकल पर आइए। फॉर अ रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.80 मोल से 0.05 मोल पर लीटर 10 सेकंड में, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप ध्यान दीजिए इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभिक्रिया का सांद्रता 10 सेकंड में 0.8 मोल पर लीटर से घटकर 0.5 मोल पर लीटर हो गया है, तो अभिक्रिया का औसत वेग बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एवरेज रेट यानी औसत वेग बराबर सूत्र होता है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा आर निकालने के लिए R2 माइनस R1, यही ना सूत्र है। तो R2 का मान 0.52 है, R1 का मान है 0.80। हम रखेंगे यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे 0.50 माइनस 0.80 बट्टा समय कितना लगा भाई 10 सेकेंड, तो बट्टा में 10 रख दिए, आगे वो माइनस था ही घटा तो 0.30 बट्टा 10 आ गया, काट दिए तो 0.03 हमारा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आंसर हो गया। 18 नंबर पर आइए, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि फॉर द रेट इक्वल टू यानी वेग बराबर के गुने ए का पावर 2 इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अगर ए के सांद्रता को कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो रेट क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोगुना कर दीजिएगा तो यहां पर देखिए ए का पावर 2 है, ए का पावर यहां पर 2 दिया गया है, तो अगर 2 का पावर 2 यहां कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द रेट है ना, यानी कि वेग बराबर के गुने ए का सांद्रता यानी कि ए का कॉन्सेंट्रेशन प्लस बी का कॉन्सेंट्रेशन इफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, ए और बी दोनों को दोगुना कर दिया जाए, तो दोनों को दोगुना कर दीजिएगा तो यहां पर जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के मुताबिक रेट बराबर के और ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन, आप दोनों को कर दीजिएगा, यहां भी 2 कर दीजिएगा, यहां भी कर, दोनों को दोगुना कर दीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, बिकम्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि स्यूडो का मतलब होता है छद्म, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, हमेशा याद रखिएगा इसमें एक ही उदाहरण हमेशा पूछा जाएगा, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एक्सेस वाटर, यानी कि एथिल एसीटेट का जलीय अपघटन, यही हमेशा याद रखना है आंसर। और 20वां क्वेश्चन जहां से इंग्लिश का पूरा खत्म हो जाता है, अब आगे जो आएगा देख लो यहाँ बाइलिंगुअल आएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। चलो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला बोल रहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन निम्न में से कौन सही है, ये पूछ रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मोलिकुलरिटी, तो ये गलत है, कोटि और आणविकता जरूरी नहीं कि हर बार बराबर हो, कोटि परिवर्तनशील होता है, आणविकता फिक्स होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, आणविकता जो कांस्टेंट है, ऑर्डर क्या है वेरिएबल है, बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। मॉलिक्यूलरिटी में भी फ्रैक्शनल कभी नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 1 से लेकर 3 तक हो सकता है, 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, समझ गए बात को ना, 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं हो सकता है, 1/2 2/4 नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल, ये सही है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, यानी कि कोटि जो है 0 भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला, अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, अगर याद हो आपके दिमाग में तो क्या था ये, तो देखो यहां पर हमारा सूत्र देखो, ये जो है ये किसका, शून्य क्रम का बोल रहा है, शून्य कोटि का कह रहा है, तो शून्य कोटि का जो होगा वो कौन हो जाएगा ए, शून्य कोटि का कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्लियर है बात ना। और ये जो सी में दिया हुआ है ये से किसका है, ये प्रथम कोटि का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सा है,
ऑप्शन ए करेक्ट है। के बराबर 2.303 है ना, के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग आर नॉट बट्टा आर, यही ना होता है, यही फॉर्मूला, जहां आर नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और आर जो है वो अंतिम सांद्रता यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ग्राफ गिव अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लॉग ए वर्सेस टाइम, यानी कि लॉग ए बनाम समय। तो यही करेक्ट होगा कि सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष में बढ़िया से होता है, क्या है कि यहाँ का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, के इक्वल टू वेग बराबर, वेग मतलब रेट बराबर के गुने ए। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो समय के साथ इसका जो रहेगा एकदम ग्राफ सीधा बनेगा। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर। क्वेश्चन नंबर 24, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु का आंसर हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन है। अभी जस्ट बताए थे कि टी हाफ इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, 0.693 बाई के होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, क्रम अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है। रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर शून्य कोटि की आप बात करते हैं तो वेग यानी रेट बराबर के गुने आर का पावर क्या कीजिएगा 0, और आर का पावर अगर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, तो वेग जो है वो के के बराबर हो जाएगा, यानी रेट जो है वो के के बराबर, यानी कि रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हमारा बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज के इक्वल टू 0.693 × 10⁻² सेकेंड, इट्स हाफ लाइफ। देखिए यहाँ के का मान दे दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फॉर्मूला आप पुट कर लीजिए कि फॉर्मूला अपने पास है कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के होता है, और के का वैल्यू 0.693 × 10⁻² है, कट गया 10 के पावर -2 ऊपर चला गया तो +2 बच जाएगा, यानी 100 सेकेंड हो जाएगा आंसर, है ना, 100 सेकेंड हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का वन इतना है एंड ए का सांद्रता इतना है, तो कंप्लीट कंजप्शन 100% कंजम्पशन के लिए समय पूछ रहा है, समय आपसे मांग रहा है, तो आप बताइए समय कितना होगा। तो आप फॉर्मूले को याद कीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका कि आर के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी होता है फॉर्मूला, के का वैल्यू, तो टी इक्वल टू आर नॉट कितना था आपका 0.40 है, अब पूरा ये भी हो जा रहा है तो 0.40, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंजम्पशन, पूरा खत्म हो जाए तो अंतिम सांद्रता तो 0 बचेगा, बटा समय कितना लग रहा है, तो समय निकालना है, के का मान कितना आ रहा है, के का मान है 0.02, तो 0.40 बट्टा 0.02 काटेंगे तो 40/20 आएगा, जिसको आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ 2 आएगा, नीचे 2 रहेगा तो 20 आएगा, 20 सेकेंड हमारा आंसर। क्वेश्चन को आप समझ गए ना, क्वेश्चन बोला कि के का मान दिया है और प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है, और बोल रहा है कि अभिक्रिया का अभिकारक को पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा, यानी अंतिम सांद्रता 0 हो जाना चाहिए, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन 0। अगर हम कागज को जला रहे तो कागज पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, तो पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो अंतिम में कागज जब खत्म हो जाएगा पूरी तरह तो 0 न हो जाएगा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए हम यहाँ पर क्या रखें 0 रखें। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, शून्य क्रम अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मात्रक, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड याद रखना है, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पर देखो ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये वाला ये सेकेंड ऑर्डर का है, यानी कि द्वितीय कोटि का है,
ये वाला वैल्यू द्वितीय कोटि का है। अगला, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन, है ना, रेट कांस्टेंट का मान किस पर डिपेंड करता है, यानी दर स्थिरांक मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो दर स्थिरांक देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि वेग बराबर यानी रेट इक्वल टू के गुने आर। तो के इक्वल टू वेग बाई आर। तो यहाँ वेग का तो बात है नहीं, तब कौन आएगा, आर यानी सांद्रता। तो किस पर निर्भर करेगा, सांद्रता पर निर्भर करेगा। अगला, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद, है ना, आर्हेनियस समीकरण के साथ दर स्थिरांक किसके बढ़ने पर बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने पर बढ़ता है ना। आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, तो k इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यही ना फॉर्मूला था, k इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यही फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूले से पता चलता है कि हमारा तापमान और रेट कांस्टेंट यानी k का मान एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है 31, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि प्रभावी यानी सक्रिय ऊर्जा का अर्थ क्या है कि प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। दो जब ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहे होंगे तो इनके बीच में बढ़िया से टक्कर हो, और बढ़िया से टक्कर होने के लिए जो पूरा ऊर्जा चाहिए होता है वही क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट रिएक्शन रेट बाई, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बढ़ाता है क्योंकि वह, ठीक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है क्योंकि वह क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है, सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द आर्हेनियस इक्वेशन, निम्न में से कौन सा इक्वेशन जो है आर्हेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारा पहला ऑप्शन k इक्वल टू ए इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर तापमान बढ़ जाए तो द रेट कांस्टेंट जनरली, यदि तापमान बढ़ाया जाए तो दर स्थिरांक में क्या वृद्धि होगा, तो दर स्थिरांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, दर स्थिरांक भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, बिना उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा किससे नहीं बदलती है। तो बिना उत्प्रेरक वाली सक्रिय ऊर्जा किससे नहीं बदलती है भाई, तो यहाँ पर अभिक्रिया के मार्ग से, अभिक्रिया के मार्ग से, ठीक है, डज नॉट चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, तो रिएक्शन पाते। अगला है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40 मिनट, द रेट कांस्टेंट, देखो तो टी हाफ का मान दे दिया, टी हाफ का मान दे दिया 40 मिनट्स, ठीक है, तुमसे के का मान पूछ रहा, तो के इक्वल टू 0.693 बाई क्या कर दोगे, 40 कर दोगे। अब इसी को डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करने पर अगर हम देखें तो 0.6069 हो जाएगा। इसको अगर हम काट दें और तो काटने पर आ जाएगा 0.0, 4 4, 2 बचेगा, 4 सते 28, 3 बचेगा, यानी 0.173 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हो चुका है, अब कितना मात्रा बच रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई टेंशन नहीं, अगर 75% कंज्यूम हो चुका है तो बचा हुआ कितना होगा, 25%, एकदम टेंशन फ्री हो गया। अगला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल गलत है ना, शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये भी गलत है। ऑर्डर इज ऑलवेज ट्रू, ये भी गलत है। तो हमारा सत्य पूछ रहा तो हाफ लाइफ स्थिर होता है, क्योंकि देखिए टी हाफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 0.693 बाई के, अब के परिवर्तनशील थोड़ी है, के तो फिक्स है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अ रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया तभी होती है जब
मॉलिक्यूल्स कोलाइड इफेक्टिवली, अणु केवल एक दूसरे को छू लें, तापमान शून्य हो, दाब शून्य हो। आंसर हमारा हो जाएगा ए। जब अणुओं के बीच का टक्कर जो है एकदम प्रभावी तौर पर हो, बढ़िया से टकराए, तभी जाकर के क्या हो जाएगा कि एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ करके उत्पाद का निर्माण करेंगे। विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, है ना, इफेक्टिव कोलिजन के लिए यानी कि प्रभावी टक्कर के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है? हमारा आंसर क्या होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी, उचित विन्यास और पर्याप्त ऊर्जा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सही तरीके से टक्कर होना चाहिए। मान लीजिए इन दोनों को अगर जुड़ना है तो ऐसे जाएंगे तब ना जुड़ेंगे, ये ऐसे हो जाएगा तो जुड़ पाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा। तो जुड़ने के लिए सही दिशा और सही मात्रा में टक्कर। ठीक है, नेक्स्ट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। हालांकि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा इसके पीछे, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, तो यहां पर हमारा डी आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, करके देख लेते हैं कि रेट इक्वल टू मोल, लगता है गड़बड़ हो रहा है, डी नहीं होगा, लगता है गड़बड़ है, गड़बड़ है। और इससे पहले एक जगह और हम बता दिए तो उसमें भी देख लीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि रेट बराबर हम क्या लिखेंगे? वेग बराबर के गुने ए का पावर 2। ठीक है, तो रेट का यूनिट क्या है? मोल, इसको लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड के, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो एक से एक मोल पर लीटर तो कट गया, तो मोल, तो के इक्वल टू पर मोल लीटर पर सेकेंड, यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर पहला वाला। ठीक है, ये किस में आएगा? ये थर्ड ऑर्डर में आएगा, ये तृतीय कोटि में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अ रिएक्शन हैज द रेट लॉ, यानी कि यदि रेट बराबर वेग बराबर के गुने ए का पावर 2 है तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? अभिक्रिया का कोटि ऑब्वियस सी बात है कि पावर में 2 लगा है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं है, जो पावर में लगा रहेगा वही कोटि बन जाएगा। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ट्रिपल्ड, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो समझो यहाँ पर कि रेट बराबर यानी कि वेग बराबर के गुने ए का पावर कितना है? 2, तो 3 गुना अगर कर दीजिएगा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9, स्क्वायर है ना, तो 3 तिहाई 9, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल। अगर यही प्रथम कोटि होता तो प्रथम कोटि तो 3 गुना, तो 3 गुना बढ़ेगा। समझ के बात को ना? चलिए आगे बढ़े। विच ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा देगा? तो 1/a वर्सेस टाइम, ये सीधा लाइन देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अभी तो जस्ट पहले किए थे कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन सा है? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि अधिक जल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 47, अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करता है क्योंकि वन रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, यानी एक अभिकारक का अत्यधिक अधिकता में लिया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। जिस दो अभिकारक है ए और बी, दो अभिकारक है तो ई बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा। अगर इसका हम 1 मोल लेंगे तो इसका 1000 मोल लेंगे, तो बताओ कि 1 मोल तो इसके 1 ही मोल को ना बदलेगा, 999 तो इसी बचा रह जाएगा। तो क्या तुलनात्मक रूप से देखें तो ये पूरा खत्म हो गया, इसका कितना 0.01% खत्म हो रहा, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस पर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ इस पर बातचीत करते हैं, और इसी कारण से प्रथम कोटि यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t, तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है ना, सीधा बनेगा, निगेटिव स्लोप के साथ क्या हो जाएगा? सीधा बनेगा। क्लियर है? क्योंकि मान बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट इज, तो क्या है स्लोप? E0/2 माइनस E0/2
2.303/r। ठीक है, अगला द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 84 किलो जूल इफ अ कैटलिस्ट इज एडेड। देखिए, एक अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा 84 किलो जूल पर मोल है। यदि उत्प्रेरक को मिलाया जाता है तो क्या होता है? उत्प्रेरक को मिलाने पर सक्रिय ऊर्जा क्या होता है? घट जाता है। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है? घट जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, न्यूमेरिकल है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर इतना है। ठीक है, तो हाफ लाइफ आपसे पूछ रहा, तो सिंपल सा सूत्र याद कीजिए, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के का मान इतना है 0.0693। 3 डेसिमल से 3 डेसिमल कट गया, 1 डेसिमल बचा, तो ऊपर में 10 चला जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.80 मोल प्रति लीटर। आफ्टर 1/2 द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्राथमिक सांद्रता 0.80 है। एक अर्ध आयु के बाद सांद्रता क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 0.40। हमारा बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 एसर्शन और रीजन से है, कथन और कारक से है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ता है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये करेक्ट है। मोर मॉलिक्यूल्स एक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अधिक अणु सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये जरूरी थोड़ी कि हर बार ज्यादा मॉलिक्यूल मिल करके, ज्यादा अणु मिल करके सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर ए सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों सही है ना? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभिकारक उत्प्रेरक जो है क्या करता है? वो सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, इसीलिए दर बढ़ जाता है। तो दोनों सही है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज नेवर बी ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। निम्न में से कौन, किसका मान कभी भिन्नात्मक नहीं होता है? तो किसका मान भिन्नात्मक नहीं होगा? मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता का मान कभी भिन्न में नहीं हो सकता है। अगला, फॉर द रिएक्शन रेट के इक्वल टू के इंटू ए का पावर 2 बी का पावर ए इज डबल। ए का मान दोगुना कर दो, इसको दोगुना कर दो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और बी को आधा कर दो तो 4 का आधा हो गया। ये 4 बन जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डबल। डबल हो जाएगा। क्लियर बात? डबल हो जाएगा। अगला 57 क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। अभिक्रिया का क्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह हमारा किससे निर्धारित होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड से, प्रयोगात्मक विधि से, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। समझ के बात को? अगला बंद करते जाना। Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 0, ये गलत है। हमारा पहला ही सही है ना? पहला ही सही है। मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता भिन्नात्मक हो सकती है, गलत है। ये भी गलत है। ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ये भी गलत है। नेक्स्ट 59, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। प्रथम क्रम अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण होने वाला समय अभी थोड़ी है कि फिक्स है, अनंत हो सकता है ना? लेकिन निकाला जा सकता है ना? निकाला जा सकता है, समय निकाला जा सकता है, तो सीमित है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दर स्थिरांक तापमान पर निर्भर करता है, ये तो सही है। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, क्रम यानी कोटि प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी फ्रैक्शनल, ये गलत है ना? ये असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना? आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। 61, ये सब पूछे हुए सवाल है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पूछा हुआ सवाल है प्रति सेकेंड। विच वन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, निम्न में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है। याद रखना हमेशा रेडियोधर्मी बीके, हमेशा रेडियोधर्मी विघटन जो है हमेशा प्रथम कोटि माना जाता है, हमेशा याद रखिएगा। सब ये सब पूछा हुआ सवाल है, यहां से लेकर 70 तक आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो क्या होगा कि किसके किसी पर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कोई संबंध नहीं है किससे, तो प्राथमिक सांद्रता से। विच फैक्टर डज अ कैटलिस्ट चेंज, उत्प्रेरक किसे बदलता है, सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है। अगला 65, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद, आर्हेनियस के समीकरण के साथ तापमान बढ़ने पर दर स्थिरांक भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के कोटि के लिए क्रम या कोटि कहिएगा के लिए कौन सा कथन सही है, तो इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यह प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगले पर आइए 67, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 138.6, ठीक है। द रेट कांस्टेंट, तो अर्धायु दिया हुआ है तो हम फिर वैल्यू निकाल लेंगे k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ का मान 138 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, लगभग अगर मानकर चले तो ये दोगुना चल रहा है, तो ऊपर में 693 138.6 इंटू 1000, ऊपर से 3 दशमलव हटाए तो नीचे में 3 जीरो, नीचे से 1 दशमलव हटाए तो ऊपर में 1 जीरो, काट दिए, 2 बार में कट गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ऊपर में काटेंगे 0.5, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 गुने 100 हो जाएगा, तो 0.2 हो गया, तो 0 देखो 2 से काट दोगे तो 0.5, नीचे में आओ 2 को 0 है, तो 0.5 को हटाओगे तो 5 गुने 10 है ना, और नीचे में ई आया 10 के पावर -3 हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिएक्शन रेट, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया दर सर्वाधिक होगी, लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी वाले की, है ना, न्यूनतम सक्रिय ऊर्जा वाले की अभिक्रिया की दर सबसे अधिक होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। अगला विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, निम्न में से कौन प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का कोटि। 70 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर, पहला ही स्टेटमेंट सही है ना, यही सही है। ये रहा आपके पास टोटल 70 सवाल चौथे चैप्टर से, जिसमें वो सभी सवाल थे जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, PYQ है, पहले पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ जो आने की संभावना है जिस तरह के क्वेश्चन, वो भी आपका मेंशन कर दिया गया। आप इतना भरोसा मानकर चलिए कि यहां से अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। आपने इतना ऑब्जेक्टिव कर लिया, मतलब आपने कम से कम 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर लिया, आप इतना दिमाग में रखो, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपने कर लिया। तो बस आपको लगे रहना है, जमे रहना है, वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लगभग हम लोग 850 सब्सक्राइबर के आसपास हैं, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचाइए, जरूरी है, पैसा का मामला है, समझ रहे बात को ना, मोनेटाइज हो जाएगा, हम लोग का वाचिंग और पूरा हो चुका है, मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत मेरा भी बेनिफिट होगा, और मेरा बेनिफिट होगा तो मेरा मेहनत करने का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। हम चलो ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक वो भी मोटिवेशन का हिस्सा है कि अगर हम मेरे पास कुछ अर्निंग भी जनरेट होने लगेगा तो प्रोबेबली हम सुविधाओं को बढ़ाएं, डिजिटल बोर्ड ले आपके लिए, फिर आगे के जो क्लासेस है उसमें रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएं। मेरा ये भी प्लान है कि अगर आप 12th का एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद एयरफोर्स का कोर्स लॉन्च कर दें, आप पारा मेडिकल का एग्जाम देना चाह रहे होंगे तो पारा मेडिकल का एग्जाम का आपका कोर्स लॉन्च कर दें, IIT मेंस का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो IIT मेंस के लिए भी तैयारी में आपको मतलब डाल दें, उसका भी कुछ एक क्रैश कोर्स लॉन्च करें केमिस्ट्री को लेकर के। तो थोड़ा सा प्लान बड़ा है, और इसके लिए डिजिटल बोर्ड, कैमरा और बाकी सेटअप की आवश्यकता पड़ती है, जिसका दाम कभी मतलब 3-4 लाख रुपए के आसपास होता है। तो
तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे पैसा आएगा, उस पैसों को इन्वेस्ट करके हम आपके लिए थोड़ा और ज्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर से या इसी लेक्चर से चलो हम स्कैनर भी लगा देते हैं, और इस स्कैनर की मदद से आप जितना डोनेट कर सकते हो आप डोनेट करना। और ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई चंदा की तरह है, आप डोनेट कर सकते हो तभी डोनेट करना, और अगर डोनेट करोगे तो उस पैसे को जमा करके रखा जाएगा और उसी से सेटअप तैयार किया जाएगा। तो अगर आप वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला 2 दिन लगेगा, 2 दिनों के अंदर में हेलो एल्केन और हेलो यूरिन का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का 1 शॉट लेक्चर विद डिटेलिंग अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।